वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट को कई थम्स अप भी मिल रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट के लिए ये बजट क्या सौगातें लेकर आया, इसको लेकर ये तो नहीं कहूंगा कि कंफ्यूजन है, थोड़ी निराशा जरूर यहां पर होगी। बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट्स जिनकी उम्मीदें थी वो यहां पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अनाउंसमेंट है जो जरूर आए। लेकिन एक ओवरऑल बजट को देखें तो हो सकता है उससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी लॉन्ग टर्म में फायदा होता हुआ नजर आए। बहरहाल इस चर्चा को हम आगे ले जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर के हाथ इस बजट से क्या लगा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुज पुरी साहब हैं, चेयरमैन और कंट्री हेड हैं जेएलएल के, और साथ में इस वक्त हैं रोहित गेरा, मैनेजिंग डायरेक्टर गेरा डेवलपर्स, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे विमल शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर हबटाउन और प्रेसिडेंट एमसीएचआई। पहला सवाल मेरा आपसे अनुज जी, अगर हम देखें तो बहुत सारी उम्मीदें हम सोच रहे थे कि काफी अनाउंसमेंट होंगे, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल का विजन है, 2022 तक सबको घर देने की बात है, लेकिन उम्मीदों पे थोड़े से कम आए हैं अनाउंसमेंट। 2-3 अनाउंसमेंट उनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको ये बजट कैसा लग रहा है और हाउसिंग के हिसाब से आप इसे कैसा देखते हैं? तो ओवरऑल तो काफी अच्छा था इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री और इंडिया बिजनेस और फॉरेन इन्वेस्टर्स के हिसाब से अच्छा था। सर्टेनिटी थी बजट के अंदर। बजट वाज लुकिंग 12 महीने से आगे देख के 3-4 साल का था। सो कॉम्प्रिहेंसिव था, काफी क्लैरिफिकेशन भी आए गार की, जीएसटी की, सो उस हिसाब से तो अच्छा था। बट अगर आप पूछें तो रियल एस्टेट या हाउसिंग के सेक्टर से तो काफी मिस था। उसके अंदर काफी उम्मीदें थी इस बारी फाइनेंस मिनिस्टर से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ फिजिकल फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इंडस्ट्री स्टेटस, प्रायोरिटी सेक्टर कुछ तो करेंगे उसके अंदर। एंड शुरू भी ऐसे हुआ। अगर आप देखें तो फर्स्ट सेंटेंस ही मेजर जो सेंटेंस था वो हाउसिंग के ऊपर था, बट वो फिर एक सेंटेंस ही रह गया और उसके आगे डिटेल नहीं आई कि वो 2 करोड़ जो हाउसेस बनने हैं अर्बन में या 4 करोड़ जो बनने हैं रूरल में, वो कैसे आएंगे, क्या फिजिकल फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अगर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो फिर अभी तक हो चुका हुआ था। अगर नहीं हुआ तो इसका कोई तो मतलब है कि डेवलपर्स नहीं बना रहे बिकॉज उनको इसमें अट्रैक्टिवनेस नहीं दिख रही है। सो क्लियरली वो इम्पटस और वो मोमेंटम जो हमने सोचा था शायद आएगा वो आया नहीं, और ना ही स्मार्ट सिटीज के बारे में कुछ बोला गया, जबकि ये स्मार्ट सिटीज था अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक बहुत बड़ा सेक्शन 2014 के बजट के अंदर, जो इस बारी बिल्कुल वर्ड ही नहीं बोला गया स्मार्ट सिटीज का। राइट। रोहित, जैसा कह रहे हैं यहाँ पर अनुज की बहुत सारी चीजें थी जिनका इंतजार था, लेकिन नहीं उनको बोला गया। शुरुआत में बात आई हाउसिंग की, हाउसिंग फॉर ऑल की, और एक बड़ा फिगर दिया वित्त मंत्री ने। 6 करोड़ घर बनाने की बात की, 4 करोड़ रूरल सेक्टर को देने की बात की, 2 करोड़ अर्बन सेक्टर के लिए बात की। तो ये बहुत बड़ा प्लान है, इससे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही? देखिए, प्लान तो सालों से लोग प्लान पेपर पर रख रहे हैं, लेकिन उसे ट्रांसलेट करने गए तो उसके लिए कुछ ना कुछ बूस्ट चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ इम्पेटस चाहिए। यहाँ देश में घरों की नीड जो है वो नीड बहुत ही है, मगर वो नीड को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए लोगों को या तो फिस्कल बेनिफिट चाहिए, डेवलपर्स शुड बी इंसेंटिवाइज्ड टू कम आउट विथ होम्स इन द राइट सेगमेंट, होम बायर्स नीड टू बी इंसेंटिवाइज्ड टू गो आउट एंड बाय दोज होम्स। इस बजट में उस दिशा में, उस डायरेक्शन में कुछ नहीं मिला। सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट कॉज फॉर कंसर्न। एज डेवलपर्स वी आर ऑल वेरी कीन टू हैव हाउसिंग फॉर ऑल, बट विदाउट द सपोर्ट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू मीट दैट टारगेट। राइट। हमारे साथ विमल शाह साहब भी जुड़ गए हैं। विमल जी, आपकी फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसा मैंने अपने दोनों मेहमानों से पूछा, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन थोड़ी सी निराशा यहाँ लग रही है। आपको भी ऐसा लगता है कि डायरेक्ट अनाउंसमेंट तो बहुत कम हुए हैं, लेकिन फिर भी हाउसिंग के लिए क्योंकि इतना बड़ा फोकस रखते हैं, इतना बड़ा टारगेट है, सबको घर देने की बात है, तो आगे चलते हुए जरूर कुछ अनाउंसमेंट आ सकती है? हाउसिंग के लिए 2 चीज मायने रखती है। एक, सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए, और दूसरी अफोर्डेबिलिटी कैसे की जाए, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों में शक्ति कैसे आवे कि घर बाय कर सके। वन थिंग इज टू क्रिएट अ स्टॉक, अनदर थिंग इज टू क्रिएट डिमांड। ये बजट जो अभी दिया गया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। ये सोच के कि अगले 1-1.5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद डिमांड क्रिएट होगी और उसके बाद हाउसिंग पे जोर देगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि इमीडिएट हाउसिंग की बातें की हैं, लेकिन हाउसिंग पे ऊपर फोकस नहीं दिया गया है। हाउसिंग को बूस्ट देना जो चाहिए वो यहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। इट्स अ होप दैट विथ इम्पेटस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर
there will be growth in demand, and with growth in demand at that point of time housing के ऊपर focus करेंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि ऐसा सोच होगी. It looks like that as on today housing is left to find out its own. अनुज, एक इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं विमल यहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर है. 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा है और कई सारे अनाउंसमेंट्स उन्होंने किए, जिससे साफ दिखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं. डेफिनेटली जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, हाउसिंग की डिमांड तो अपने आप क्रिएट होगी. तो क्या हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए या थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए कि ओवरऑल ये सब कुछ जाके बेनिफिट करना है आगे हाउसिंग सेक्टर को ही? तो बिल्कुल ठीक बोला आपने कि एंड विमल भाई ने भी ठीक बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप देखें तो 50-60% ऑफ द बजट स्पीच इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थी. 70,000 करोड़ बोला, सेम सेंटेंस में बोला कि इसके अंदर और पैसा अभी चाहिए होगा, बॉन्ड्स रेज करने के लिए बोला. एक बहुत बढ़िया बात फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली कि पीपीपी मॉडल है वो ठीक से चल नहीं रहा और उसका ओनर्स गवर्नमेंट ने लिया. बोला कि इसमें रिस्क इम्बैलेंस है, गवर्नमेंट को ज्यादा रिस्क लेना चाहिए. तो बहुत बिल्कुल ठीक था. एंड ये भी बात ठीक है विपिन के इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो अपने आप हाउसिंग आएगी, लैंड सस्ती होगी, दाम कम होंगे तो अपने आप डिमांड बढ़ेगी. बट एक चीज है, 2022 तक आप बोलते हैं कि हमें 6 करोड़ घर बनाने. 2022 में 7 साल रह गए. उसके अंदर अगर आप 1.5-2 साल निकाल दोगे तो फिजिकली भी पॉसिबल नहीं होगा. तो आप उसके बाद जितना मर्जी इंसेंटिव दे दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दोगे, आप लैंड दे दोगे, मनीज भी दे दोगे, फिजिकली पॉसिबल नहीं होगा. एज इट इज 6 करोड़ हाउसेस बनाने, एंड ये फाइनेंस मिनिस्टर का ही नंबर है, 2 करोड़ अर्बन में, 4 करोड़ रूरल में, 6 करोड़ 7 साल के अंदर बहुत बड़ा होता है. अगर आप उसको स्क्वायर फुट से मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है. उतने की तो आज हमारी इकोनॉमी है वहां पे. सो आई एम जस्ट सेइंग 1.5-2 साल लूज करना भी उसके लिए बहुत बड़ी चीज है अगर आपको 2022 तक का विजन लेके आना है हाउसिंग फॉर ऑल. राइट. रोहित, क्या लगता है आपको कि हमने देखा थोड़ा स्लगिश तो मार्केट है ही रियल एस्टेट का. जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी कि थोड़ा सा माहौल सुधारा जाए, थोड़ा मूड बनाया जाए, और ऐसा लग भी रहा था कि थोड़ा सा रिवैम्प होने लगा है मार्केट, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं आती है. सेक्शन 24 के तहत कोई रिलीफ नहीं, जिसकी बात हो रही थी शायद बढ़ा देंगे लिमिट. एटीसी के तहत कोई लिमिट नहीं बढ़ी, और भी ऐसा कुछ लगा नहीं जिससे होम बायर को थोड़ा इंकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये क्या थोड़ा सेटबैक है? वापस जो फेंस हिटर है वो भी शायद थोड़े पीछे चले जाएं कि चलो आगे देखते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. ये जो अगर आप देखने कल शाम तक जो एक्सपेक्टेशन थी कि इमीडिएट पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो द एक्सपेक्टेशन वाज बजट में कुछ बूस्ट आए. अगर आप शॉर्ट टर्म देखें तो लोगों के जो सैलरीज है वो बढ़ें. अगर आप मीडियम टर्म में देखें तो इंटरेस्ट रेट्स अगर कम आए तो कम हो जाए तो बूस्ट आएगा. तो द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन वाज द बजट. अब बजट में तो कुछ आया नहीं. So the next expectation is salaries of this year, interest rates and salaries of next year. Next year तक तो हो ही जाएगा, क्योंकि तब तक जो बाकी की जो इकोनॉमी है, या तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, मैन्युफैक्चरिंग देखें, मेक इन इंडिया देखें, जॉब क्रिएशन देखें, उसके हिसाब से द डिमांड एंड द बूस्ट विल कम. बट जो जरूरत है वो इमीडिएट आज जरूरत है. अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट कर पाए होंगे तो इससे अपना हमारा जो बाकी की इंडस्ट्रीज है उसको बूस्ट मिलता है, बाकी का रेवेन्यू कलेक्शन में बढ़त होती है. तो दिस अपॉर्चुनिटी आई थिंक हैज बीन मिस्ड आउट. राइट. विमल, क्या लगता है जो हमने पिछला बजट देखा था, हालांकि वो एक पूरक बजट था, फुल फ्लैशड बजट नहीं था, लेकिन बहुत सारे अनाउंसमेंट आए थे इंडस्ट्री के लिए. इनफैक्ट हम अनुज जी से बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि ऐसा बजट बरसों के बाद आया रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए. उस बजट में इतना कुछ, तो ऐसा तो नहीं हो गया कि उनको जो अनाउंसमेंट करने थे वो वहीं उन्होंने कर दिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत जो बात करनी थी कर दी, और उन अनाउंसमेंट को ही वो कैरी कर रहे हैं, अलग से बोलने की जरूरत नहीं लगी उन्हें? अगर आपने कभी एक आध स्पीच मुझे मोदी साहब की याद है कि ही सेड कि गवर्नमेंट रनिंग इज नॉट बजट, इट इज एवरीडे अफेयर. तो अगर आप देखें तो लास्ट बजट में हाउसिंग के ऊपर, स्मार्ट सिटी, डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी बजट देखे, उनकी पॉलिसीज की. ये बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया एंड मेक इन इंडिया को इन बिटवीन दे क्रिएटेड द हाइप फॉर मेक इन इंडिया. सो ऑल दिस थ्री पुट टुगेदर दे आर, अगर जॉब क्रिएशन काफी होगा तो जो डिमांड बूस्ट है रियल एस्टेट के लिए वो जॉब क्रिएशन से आती है, दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग, और इंफ्रास्ट्रक्चर से आती है. और रियल एस्टेट इटसेल्फ क्रिएट्स मोर जॉब. नाउ यहाँ पे क्या हुआ है कि एज ऑन टुडे रियल एस्टेट विल हैव टू डिपेंड ऑन द जॉब बीइंग क्रिएटेड बाय अदर इंडस्ट्रीज, एंड देन रियल एस्टेट विल गेट द डिमांड. It is not that the real estate will now create demand
for more jobs and more industry. If this budget का जो रवैया देखा जाए तो, so I strongly feel कि government is taking a 4-year view. It is not going for single year announcements. 4-year view लेके चल रही है. 4 साल के व्यू में ऐसा लग रहा है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे बिना अगर रियल एस्टेट को भी जोड़ देंगे तो रियल एस्टेट भी थक जाएगी. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिना इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट नहीं चल सकती. यू मस्ट क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी कोई इंडस्ट्री भी नहीं चल पाएगी. सो द बूस्ट according to me is, though it is from a real estate perspective, I feel that we are missing 1 year. But I am willing to take that call if the infrastructure promises are kept. Right. चलिए, तो एक नजरिया है ये भी देखने का, तो उम्मीद जरूर रखनी चाहिए. हालांकि फौरी तौर पे निराशा जरूर लग रही है, लेकिन आगे चलते हुए शायद बड़ी पिक्चर जो है वो बेहतर बनेगी. फिलहाल ये चर्चा जारी रहेगी. यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक. कुछ और अनाउंसमेंट है जैसे रीट्स पे और साथ में रियल एस्टेट में काले धन पे भी लगाम लगाने की कोशिश है, उस पर बात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं कि इस बजट से रियल एस्टेट सेक्टर के हाथ क्या आया, जहां पर उम्मीदें बहुत ज्यादा थी. हमारे तीनों मेहमान अनुज पुरी साहब, रोहित गेरा साहब और विमल शाह हमारे साथ बने हुए हैं. अनुज जी, एक बड़ा अनाउंसमेंट जो आया और जिसकी काफी उम्मीद भी थी, वो रीट्स पे क्लैरिफिकेशन की बात थी. तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मामला रीट्स का. 2 क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिए कि थोड़ा सा जो कैपिटल गेन टैक्सेस हैं उसको यहाँ पर थोड़ा कंप्रहेंसिव बनाएंगे, थोड़ा रैशनल कर देंगे, और साथ में जो इनकम हो रही है रीट्स के अंदर उस पर टैक्स नहीं लगेगा जो प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम के तौर पर आ रही है. स्मूथ वो कैसे देख रहे हैं आप? सो बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है ये. इसके अंदर 2 कंफ्यूजन थी पिछले बार जब रीट्स अनाउंस हुआ. पहली कंफ्यूजन थी कैपिटल गेन्स की, एंड वो कंफ्यूजन क्या थी कि जो डेवलपर्स रीट्स करना चाहते थे वो बोलते थे फिर हम रीट करेंगे ही नहीं, बिकॉज अगर हम इसको लिस्ट कर दें पब्लिक स्टॉक मार्केट पे तो हमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता, रीट करें तो कैपिटल गेन टैक्स होता है. तो अनॉमली थी मोर देन एनीथिंग एल्स. वो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज अनॉमली निकाल दी और बोल दिया कि अगर आप रीट करेंगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज जैसे आप लिस्टिंग कर रहे थे. कैपिटल गेन्स का जो अनॉमली थी वो निकल गई. वो लाइक अ बिग थिंग. सेकंड जो थी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की थी. उसके अंदर आई थिंक अभी स्टिल फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है उसके अंदर यह है कि जो रेंटल इनकम है जो एसपीवी से रीट के हाथ में आ रही है उसके अंदर एग्जम्पशन है, जो अपने टैक्स की एग्जम्पशन है. अगर वो एग्जम्पशन है तो इसका मतलब यही हुआ कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पास थ्रू के माहौल पे देखा जा रहा है. लेकिन अगर वो नहीं होगा तो आई थिंक रीट नहीं बन पाएगा, बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में रिटर्न आएगी वो बहुत कम आएगी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दोबारा लगाया गया. अगर वो रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत कम रिटर्न आएगी तो आप पैसा ही नहीं रेज कर पाओगे स्टॉक मार्केट के ऊपर. सो माय गेस इज कि वो आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने एड्रेस कर दिया है सेकंड कंसर्न. फर्स्ट कंसर्न तो सर्टनली कैपिटल गेन की एड्रेस हो गई है. अगर ये 2 कंसर्न एड्रेस हो गई तो मेरे हिसाब से इस कैलेंडर ईयर में कम से कम 1 नहीं तो 2 रीट आ जाएंगे. एंड उसका पोटेंशियल बहुत हाई है. 8 से 10 बिलियन डॉलर का पोटेंशियल है. काफी लोग मेरे से बोलते हैं कि वो तो कमर्शियल रियल एस्टेट में ही है और ये कमर्शियल रियल एस्टेट में ही बेनिफिट आएगा. एक्चुअली उसको देखो तो वो रेजिडेंशियल में भी बेनिफिट आएगा, बिकॉज 8 से 10 बिलियन डॉलर अगर रेज हो सकता है इस मेथड के हिसाब से, देन वो वाला जो कैपिटल रेज होगा वो बैंक का जो लोन है वो रिटायर होएगा, और पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो रिटायर होगा. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो लोन को घुमा सकते हैं फॉर अदर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स. तो वो मोमेंटम आ जाएगा एक पूरे इंडस्ट्री के अंदर, पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, क्योंकि आज की डेट पे बिल्कुल जाम हो गया एंड उसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर इतना पैसा नहीं है और कि वो रियल एस्टेट को खुल के डेट दे पाए. तो अगर रीट होएगा तो रीट जितने भी हैं वो उसको डेट को इक्विटी से रिप्लेस करके बैंक को पैसा दिया जाएगा, ताकि बैंक जो है उसको और आगे एक साइकिल घुमा सके. एंड जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हुए हैं आज की डेट पे उसके ऊपर और पैसा और डेट चाहिए उनको मिल जाएगा. सो एक्चुअली इट कैन बी अ फिनोमिनल थिंग फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर. सो सर्टनली इट्स अ बिग टिक मेरी तरफ से ऑन द रीट, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स
हम देखेंगे 1 से 2 रीट लॉन्च हो जाएंगे इंडिया के अंदर। चलिए, तो ये एक बड़ा कदम आते हुए रीट्स पे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज आई, विमल शाह साहब आपसे पूछना चाहूंगा, रियल एस्टेट में काले धन को रोकने के लिए उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन बिल ही ऑलमोस्ट ला के रख दिया। प्रणब मुखर्जी ने भी कुछ इस तरह की कोशिश की थी, अब ये बिल ले आए हैं उसके लिए, इसको कैसे देखेंगे? जहां तक काले धन का सवाल है, अगर आप अर्बन सिनेरियो देखें लास्ट 10 साल का, तो अर्बन सिनेरियो में रिटेल लेवल पे काले धन का कोई एग्जिस्टेंस रहा ही नहीं है। 98% ऑफ द प्रॉपर्टी जो भी खरीदी जाती है वो आज के जमाने में बैंक लोन के जरिए खरीदी जाती है और बैंक लोन के जरिए होती है। यानी काले धन इन अर्बन रीडेवलपमेंट और वेयर द डेवलपर्स आर इन्वॉल्व, काले धन का इन्वॉल्वमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में ऑन रिटेल साइड बहुत ही कम हो चुका है। On the land transactions on the village side or on the small town side, there might have been an element and this is a welcome stage because कोई भी इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है, कोई भी इंडस्ट्री को अगर मल्टीफोल्ड ग्रो करना है, तो उसको वो इंडस्ट्री को काले धन एलिमिनेट करे बिना वो इंडस्ट्री मल्टीफोल्ड ग्रो हो ही नहीं सकती है। तो एज अ डेवलपर वी वेलकम दिस सिचुएशन। We also want to work with the government on to ensure के काले धन की कोई गुंजाइश रियल एस्टेट सेक्टर में रहे नहीं, बिकॉज फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग, नेशनल फंडिंग, बैंक फंडिंग, ये सब चीज तभी पॉसिबल है और इंडस्ट्री को बूस्ट तभी मिलेगा जब काले धन के ऊपर ये इंडस्ट्री में कहीं पे भी जो भी चालू है वहां पे रोक लग जाए। राइट। रोहित गेरा साहब, अब कंक्लूड करूंगा, आखिरी सवाल के लिए आपके पास आता हूं कि जैसा विमल शाह साहब भी कह रहे थे कि हमने देखा कि मोदी साहब की जो सरकार है उसमें जरूरी नहीं कि सारे अनाउंसमेंट बजट के अंदर ही आ जाए, बजट से बाहर भी बहुत कुछ अनाउंसमेंट आते रहते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि हाउसिंग फॉर ऑल के लिए जो स्कीम है उसको प्रिंसिपल नोट तो मिल चुकी है, बजट में हमने बड़े एलोकेशन आते हुए नहीं देखे जरूर, लेकिन आपको लगता है बजट के बाहर बड़े अनाउंसमेंट अभी भी आ सकते हैं? क्योंकि जिस तरह का टारगेट सेट कर दिया 6 करोड़ घरों का, वो बिना किसी बड़े प्लान के, बड़े शेयर होल्डिंग के बनेगा नहीं। कि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स इसके बाद आएंगे। सर्टेनली यदि वो अप्रूवल्स प्रोसेस को इम्प्रूव करें, इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करना है और उसके लिए आपको पैसे लगेंगे, तो वो पैसे का एलोकेशन जो है वो तो आपको बजट में दिखाना पड़ेगा। राइट। तो यदि आप 5,000, 10,000, 25,000 या 50,000 करोड़ को आपको इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे बेशक कह सकते थे कि हमारे पास, हमारा इंटेंशन है कि हम 5-10 हजार करोड़ हाउसिंग के लिए अलग रख रहे हैं और इन ड्यू कोर्स वी विल मेक द अनाउंसमेंट। ये भी हमने नहीं सुना। तो आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी एनी बूस्ट कमिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल साइड। इसमें एक और मेरे तरफ से जो दिख रहा है, that they are saying they want to get rid of incentives and have a common uniform budget minus all the incentives. So this could be a step in that direction कि incentives हटा दो, create an environment for demand, generate demand through a positive environment, not through incentives. So job creation, salary rises, good quality infrastructure in place, this seems to be the mantra of the government. And the only problem is इसे होने के लिए समय लगेगा। तो अगर हमें इमीडिएट चाहिए तो वो तो नहीं होगा जी, मगर लॉन्ग टर्म में ये बेशक आएगा। मैं एक और पॉइंट इसके ऊपर कहना चाहता हूं कि जो वेल्थ टैक्स का इन्होंने निकाल दिया है, आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देयर विल बी अ बूस्ट टू रियल एस्टेट, क्योंकि बहुत लोग इतना सोचते हैं कि दूसरा घर खरीदें, इन्वेस्ट करें, मगर उसके ऊपर वो अगर हमने खाली रखा, रेंट नहीं किया, तो उस पर हमें वेल्थ टैक्स भरना पड़ेगा जी। तो वो भी अगर एक बार उन्होंने निकाल दिया, सो आई थिंक देयर इज अ स्मॉल बेनिफिट इन दैट जी। समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए अब क्योंकि अगला कार्यक्रम भी है, तो यहाँ पर यही मानना है कि अगर फौरी तौर पे देखें तो बहुत महान या बड़े अनाउंसमेंट या बहुत इंकरेजिंग अनाउंसमेंट नहीं आए रियल एस्टेट के लिए, लेकिन शायद थोड़ा बड़ा पिक्चर देखने की जरूरत है, क्योंकि जितना अनाउंसमेंट आया है उसका होलिस्टिक पिक्चर आगे बढ़ते हुए इस इंडस्ट्री को और घर खरीदने वालों के लिए राहत के साथ कुछ अच्छी चीजें भी लेकर आ सकता है। बहरहाल इंतजार रहेगा कि कुछ और बड़े अनाउंसमेंट आए, बजट के अंदर ही नहीं, बजट से बाहर भी। इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत।